अच्छा सर, काइंडली कंफर्म कीजिएगा स्क्रीन और वॉइस क्लियर। यस, क्लियर है। परफेक्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम हैदर नदीम है और इंशाल्लाह आज मैं आपकी क्लास कंडक्ट करूंगा। और जैसे कि आपने कल वाला टॉपिक भी देखा हो, हम लोग रिग्रेशन मॉडल वगैरह डिस्कस कर रहे थे, तो आज का हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह एडवांस क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का थोड़ा आइडिया आपको पहले ही होगा, तो उसको भी हम लोग गो थ्रू करेंगे। और हमारा सेशन का फ्लो ऐसे रहेगा कि पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन क्या होती है, देन लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, इंसेम्बल मेथड्स, मॉडल इवैल्यूएशन और मॉडल कंपैरिजन, और आखिर में इन सब का समरी वगैरह। ओके। और दूसरा फ्लो ये रहेगा कि हम लोग पहले थोड़ी सी थ्योरी कवर करेंगे, लाइक हम लोग पहले कॉन्सेप्ट्स लेंगे, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे इन द कोलैब। सही है। स्टार्ट विद द मशीन लर्निंग रिफ्रेशर कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। जैसा कि आप सबको पता है कि सुपरवाइज लर्निंग नाम जैसा खुद बता रहा है, जिसके अंदर लेबल्स हमारे पास ऑलरेडी मेंशन्ड होते हैं। उन लेबल्स की मदद से, उन लेबल्स की वजह से वो डेटा जो होता है लर्न करता है। सुपरवाइज लर्निंग इज वेयर वी ट्रेन अ मॉडल यूजिंग लेबल डेटा, मीनिंग वी प्रोवाइड बोथ द इनपुट्स, फीचर्स एंड द करेक्ट आंसर्स। अच्छा, मशीन लर्निंग की बात करें या हम लोग जितनी भी सुपरवाइज लर्निंग या अनसुपरवाइज लर्निंग की बात कर रहे होते हैं, उन सब में ना दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है हमारे पास इनपुट्स, जिसे हम फीचर्स भी कहते हैं, और दूसरा होता है आउटपुट या लेबल्स भी जिसे हम कहते हैं, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं वाई से, और फीचर्स को डिनोट करते हैं एक्स से। फीचर्स बेसिकली वो होते हैं कि जिनकी मदद से या जिनको आप चेंज करने से आपके आउटपुट के ऊपर अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो जो भी चीज़ चेंज करने से आपके आउटपुट पे असर डालेगी वो आपका फीचर होगा, चाहे वो कुछ भी हो, एक्स वाई जी। यहाँ तक क्लियर है? आई होप यू गॉट दैट कॉन्सेप्ट। अच्छा, सर, अब देख। जी जी। आपने ना 40 मिनट तक ट्राई करना है कवर करने की, ठीक है? फिर वो कल का रिमेनिंग पार्ट वो कवर करेंगे। चलो ठीक है सर, नो इशू। जितना भी हो अच्छा, गया फिर हम देख लेंगे। सही है। अच्छा, हम लोग दूसरा डिफरेंस देखते हैं रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में। रिग्रेशन की बात जब भी आती है ना, तो आपने सिर्फ एक बात अपने माइंड में रखनी है कि रिग्रेशन की बात जब भी आए ना, वो एक कंटिन्यूस नंबर होगा। जहाँ भी हमें नंबर्स, न्यूमेरिकल्स या इंटीजर्स वगैरह जितने भी नंबर्स का जिक्र हो रहा है ना, वहाँ पे आपने रिग्रेशन यूज़ करना है। और जहाँ पे मतलब इस तरह की कैटेगरीज या कैटेगोरिकल डेटा या क्लासेस की बात हो रही हो, वहाँ पे आपने क्लासिफिकेशन यूज़ करना है। रिग्रेशन क्या है? द आउटपुट इज अ नंबर एनीवेयर ऑन अ स्केल। अब वो चाहे x1 हो, 2 हो, XYZ किसी हाउस के प्रोडिक्शन हो, या किसी टेम्परेचर हो फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में, XYZ, जहाँ पे नंबर आ गया वहाँ पे आपका रिग्रेशन यूज होगा। सही है। क्लासिफिकेशन क्या होती है? प्रिडिक्ट अ कैटेगरी और क्लास। कैटेगरी लाइक आदर दिस ईमेल इज स्पैम और नॉट। आइदर कि ये हमारे पास जो कार्ड की ट्रांजैक्शन हुई है फ्रॉड हुई है या अनफ्रॉड हुई है। तो ये जितनी भी कैटेगरीज या कैटेगोरिकल हमारे पास इवेल्युएशन होती है ना, ये क्लासिफिकेशन में हो रही होती है। तो इन शॉर्ट इसका आंसर ये है कि अगर आपके पास आंसर नंबर में है तो रिग्रेशन यूज़ करेंगे, अगर कैटेगरी है तो क्लासिफिकेशन यूज़ करेंगे। ये सारे रियल वर्ल्ड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स आप लोग बेहतर अपनी तो डेली इसकी क्या लाइफ वजह और। है? किसकी सर? रिग्रेशन के लिए हम वो यूज करेंगे और क्लासिफिकेशन के लिए ये यूज करेंगे। अच्छा, ये समझ लें कि जो इंजीनियर्स थे ना, जिन्होंने मतलब ये पहले मॉडल ट्रेन कर चुके थे, उन्होंने मतलब इन सब को आउटपुट्स को देखते हुए ना, जो बेहतर रिजल्ट्स निकाला ना, उसकी वजह से उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि जब भी कंटिन्यूस नंबर वगैरह यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमारे पास जो रिग्रेशन का मॉडल होगा वो बेहतर परफॉर्म करेगा, और जो कैटेगरीज या प्रिडिक्शन क्लासेस वगैरह की हम लोग कर रहे होंगे उसके लिए क्लासिफिकेशन बेहतर होगा। तो ये सॉर्ट ऑफ कह लें कि हम लोग पैरेलली यूज़ कर रहे होते हैं, देखते हुए कि हमारे पास डेटा किस टाइप का है, आइदर नंबर में है या कैटेगोरिकल डेटा है। कल हम रिग्रेशन पढ़ रहे थे, उसमें मिस बता रही थी अगर हमारे पास 0 या 1 कोई दो आउटपुट्स हों सिर्फ तो हम रिग्रेशन ठीक यूज। है। तो ये जो क्लासिफिकेशन वाली एग्जांपल्स हैं इसमें तो सब में 0 या 1 ही है, तो इसमें रिग्रेशन ही यूज हो सकता
एग्जैक्टली वही तो मैंने आपको कहा ना, ये दोनों पैरेलल चल रहे होते हैं। अब 0 एंड 1 कंप्यूटर के लैंग्वेज में बाइनरी होता है, यानी कि कंप्यूटर 0 एंड 1 समझता है। और क्लासिफिकेशन के केस में या तो हम एक चीज़ को क्लासिफाई कर रहे होते हैं, आइदर 0 है यानी कि है, और 1 है यानी कि नहीं है, फॉर सपोज, ठीक है। और 0 एंड 1 इटसेल्फ अ नंबर भी है। तो इन दोनों को हम लोग ना सिनेरियोज के हिसाब से पैरेलल यूज़ कर रहे होते हैं कि कौन से सिनेरियो के अंदर हमें कौन सा मॉडल बेहतर हमारे रिजल्ट्स दे रहा है। सही है। ऑल राइट, ऑल राइट। हम्म। अच्छा, ये रियल वर्ल्ड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग डेली लाइफ के अंदर देख रहे होते हैं, या हम लोग डेली अपनी लाइफ के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप बेहतर रिलेट कर पा रहे होंगे ना उन चीज़ों से। कॉन्सेप्ट आपको आ गया है। अच्छा, अब हम थोड़ा चलते हैं थोड़ा कोड की तरफ। ये बेसिकली सारी लाइब्रेरीज हम पहले इंपोर्ट करते हैं। लाइब्रेरीज का तो आपको आइडिया होगा कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज होती हैं, जिसमें नमपाई है, पांडास है, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, साइकिट-लर्न, और हाँ, ये सारी है। यहाँ पे किसी का कोई सवाल, यहाँ तक कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई हो? क्लियर है यहाँ तक? किसी लाइब्रेरी का कोई इशू हो कि ये लाइब्रेरी क्यों यूज़ करते हैं हम? सही है। चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, लाइब्रेरीज हमने पहला स्टेप इंपोर्ट कर ली। उसके बाद क्या होता है, हम लोग कोई भी डेटा सेट उठाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। अब चाहे वो डेटा सेट आप कैगल से उठाएं, या एक्स वाई जी रियल वर्ल्ड का डेटा आपके पास सीएसवी फाइल के अंदर हो, एक्सेल फाइल के अंदर से हो, जहाँ से भी आप मर्जी लेना चाहें ना डेटा ले सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा हमने डेटा आज का यूज़ किया, ब्रेस्ट कैंसर विस्कॉन्सन डेटा सेट है। और ये इसकी थोड़ी सी समरी दे रहा है कि 569 सैम्पल्स हैं, एंड 30 फीचर्स हैं, और 2 क्लासेस हैं। और क्लासेस में है कि मेलिग्नेंट, यानी कि ये ब्रेस्ट कैंसर कैंसर वाला है, एंड बिनिन यानी कि नॉन कैंसरस डेटा है हमारे पास ये। सही है। अच्छा, स्टेप क्या था, हमने सेक्शन 5 पे हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले हमने डेटा को लोड किया ब्रेस्ट कैंसर का। उसके बाद हमने क्या कहते हैं इसका स्ट्रक्चर वगैरह देखा कि आइधर इसके अंदर फीचर्स कौन से हैं, और कौन कौन से टारगेट क्लासेस हैं, कितना इसके अंदर रोज़ हैं, कितनी कॉलम्स हैं। तो वो सारा हम लोगों ने यहाँ पे पी डी डॉट डेटा फ्रेम डेटा कैंसर डॉट डेटा कॉलम्स और फीचर्स के नाम भी आ गए। अच्छा, यहाँ पे डी एफ डॉट टारगेट, ये तो हम सबको पता है कि हमें कोई भी कॉलम ऐड करना हो या कॉल करना हो, तो हम लोग इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और उसको कॉल करते हैं। अच्छा, कॉल करने के दो मेथड्स होते हैं। एक तो आइदर हम इंडेक्स से भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट उस कॉलम का नाम भी हम लोग लिख सकते हैं, तो वो कॉलम कॉल हो जाता है। यहाँ पे वो सिर्फ डी एफ डॉट हेड करके फर्स्ट 5 रोज जो प्रिंट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? देखें, उसने फीचर्स के नाम सारे प्रिंट कर दिए कि इसके अंदर फीचर्स कौन से, मीन टेक्सचर, पेरीमीटर, एरिया, स्मूथनेस। क्लासेस कौन से, हमारे पास दो क्लासेस हैं जैसे बताया, 0 एंड 1। 0 फॉर मेलिग्नेंट यानी कि कैंसर वाले डिजीज़, और दूसरी है 1 बेनिन यानी कि नॉन कैंसरस। डेटा सेट शेप हमें बताता है कि इसके अंदर कितनी रोज़ हैं एंड कॉलम्स हैं, 569 रोज़ एंड 30 कॉलम्स। डॉट हेड बताता है कि जो टॉप की हमारे पास डेटा सेट की 5 रोज़ होंगी ना, उन सबको वो आपकी समरी आपको दे देगा, जिसके अंदर वो सारे रिक्वायरमेंट्स होती हैं डेटा की। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, डेटा तो हमने कॉल कर लिया, लाइब्रेरी सबसे पहले इंपोर्ट की, डेटा को कॉल किया, उसका देख लिया कितने हमारे पास फीचर्स वगैरह हैं, कितनी रोज़ हैं, कितनी कॉलम्स हैं। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप आता है वो आता है कि क्लास इम्बैलेंस देखते हैं, यानी कि क्लास डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि हमारे पास कितने डेटा के सैंपल्स आइदर ज़ीरो हैं यानी कि मैलिग्नेंट हैं, या कितने डेटा के सैंपल्स हमारे पास बेनिन हैं जो कि नॉन कैंसरस है। तो वही चीज़ें इस कोड के अंदर हो रही हैं। वो कैसे कि ये देखें, ये सारा तो उसने ये आपको ये आउटपुट से बेहतर पता चलेगा। इसने इसको दो क्लासेस में डिनोट कर दिया है कि हमारे पास जो 1 है उसके अंदर सैंपल्स कितने आए, 357। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो बेनिन वाली है, ये बेनिन वाली जो डिजीज है या हमारे पास क्लास है, वो कितनी है, 357, और ज़ीरो वाली कितनी है, 212। सही है। ये है मेलिग्नेंट 212।
और क्या कहते हैं, हाँ मैलिग्नेंट 212 सैंपल्स हैं और वन बेनिन 357 सैंपल्स हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि हम लोग क्लास इम्बैलेंस इसलिए देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो क्लास इम्बैलेंस का ना असर हमारे मॉडल की इवैल्यूएशन और बायसनेस के ऊपर भी पड़ रहा होता है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोट करें कि ये 357 सैंपल्स और 212 सैंपल्स, इनके बीच में इतना फ़र्क है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी इसका जो इफेक्ट होता है ना हमारे मॉडल की बायसनेस या मॉडल की वैल्यूएशन के ऊपर पड़ता है। अब फॉर सपोज इस 357 की जगह यहाँ पे आते 1000 सैंपल्स, और यहाँ 212 की जगह आते और सपोज 300 ले लें, तो एक 700 का डिफरेंस आ गया। तो ये जो 700 का डिफरेंस आया ना, ये हमारे मॉडल की वैल्यूएशन और बायसनेस के ऊपर ना इफेक्ट डाल रहा होता है। तो इसलिए हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास आइदर जो हमारे पास क्लास है वो उसमें इम्बैलेंस या इम्प्योरिटीज कितनी है। तो यहाँ से ये चीज़ हमें पता लगती है। तो अच्छा, सर मूविंग, इम्बैलेंस हो तो फिर उसको हम रिकवर करते हैं या फिर क्या करते हैं वो डाटा। फिर आगे हम लोग मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, लाइक जिस तरह ना पांडास के केस में बात करूँ तो हम लोग जिस तरह नॉट अ नंबर वाले या नल वैल्यूज़ को हम लोग ख़त्म कर देते हैं, ताकि हमारे वो जो मॉडल की वैल्यूएशन है, मॉडल का जो आउटपुट आएगा, उसके ऊपर वो जो नल वैल्यूज़ नॉट अ नंबर वैल्यूज़ इफेक्ट ना डालें। तो इसी तरह हम लोग ये क्लास की इम्बैलेंस या इम्प्योरिटीज जितनी भी होती है ना, उन सबको हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो हमारे मॉडल के आउटपुट के ऊपर या मॉडल की इवैल्यूएशन के ऊपर इफेक्ट ना डाले। गॉट इट। तो सर खत्म कैसे करते हैं जब डाटा ही उतना है और सबका रिजल्ट पता है, तो फिर इम्प्योरिटीज खत्म कैसे करेंगे, डाटा हम कम कर देंगे। और इसके बारे में तो पता नहीं है, मैंने ऐसे ट्राई नहीं किया, लेकिन देयर आर सेवरल मेथड्स इसकी वजह से हम लोग कर सकते हैं। लाइक डेटा तो ख़त्म नहीं करेंगे, उसके अंदर उसको कुछ मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे या उसको एक रेंज के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। तो देयर आर सेवरल स्टेप्स जो हम एज्यूम करके ट्राई कर सकते हैं। ओके। जी। अच्छा, उसके बाद पार्ट आता है डेटा स्प्लिटिंग का। आपने लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लिया, डेटा सेट लोड कर लिया, इम्बैलेंस प्योरिटीज वगैरह देख ली, अब आपको करना है ट्रेन। अब ट्रेन के अंदर सिनेरियो होता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का। यानी कि कुछ डेटा आपने, कुछ परसेंटेज ऑफ डेटा आपने देना होता है ट्रेनिंग के लिए, कुछ देना होता है टेस्टिंग के लिए। तो उसकी वजह से हम लोग डेटा को अपने स्प्लिट करते हैं। अच्छा, स्प्लिटिंग क्यों ज़रूरी है कि हमें सारा डेटा उठा के क्या कहते हैं टेस्टिंग में नहीं डाल देना होता, और सारा डेटा उठा के टेस्टिंग में ट्रेनिंग में नहीं डाल देना होता। तो इससे क्या होता है कि अगर आपने एक मॉडल को ट्रेन किया हुआ है एक डेटा के ऊपर, और उसी को आप टेस्ट के अंदर भी डालेंगे तो वो बायसनेस हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि एक चीज़ को आप पहले ही याद करवा चुके हैं किसी बंदे को, और उससे उसी के मुताबिक क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो वो जाहिर सी बात है उसने पहले चीज़ याद की हुई है उसी के मुताबिक आंसर देगा। नहीं, इससे ये होता है कि आप पहले बंदे को सारे कॉन्सेप्ट्स दे दें, उसके मुताबिक उस कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग आप उससे मुताबिक सवाल करें कि अच्छा इसके मुताबिक ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ होगा, इसके मुताबिक ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ होगा। इसकी वजह से हम लोग कुछ डेटा अपने परसेंटेज ऑफ डेटा ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। वही चीज़ें यहाँ पे थ्योरेटिकल लिखी गई हैं। ट्रेनिंग सेट में क्या होता है, मॉडल्स लर्न फ्रॉम दिस डेटा, और टेस्टिंग सेट में क्या होता है कि हम लोग अपने मॉडल को अनसीन डेटा के ऊपर इवेल्युएट कर रहे होते हैं। गॉट इट। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल क्वेश्चन वगैरह। गॉट इट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, यहाँ पे डेटा स्प्लिटिंग को देखते हैं हम लोग। एक्स क्या है, मैंने जिस तरह बात की कि फीचर्स। वाई क्या है, हमारे पास आउटपुट। कैंसर का डेटा है इसके अंदर सारे फीचर्स के कॉलम में, जो कि 13 है। और वाई हमारे पास क्या होता है, कैंसर टारगेट का डेटा, यानी कि जो आउटपुट हम लोग देखना चाह रहे हैं। और इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग वो हमारे पास है टारगेट का कॉलम, जो कि हमारे डेटा सेट के अंदर था। सही है। अब इसको हमने स्प्लिट किया है। स्प्लिट कैसे किया है, एक्सट्रेन, ये सारे हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इसके अंदर स्टोर करवा दिया हमने। एक्सट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट के अंदर। अच्छा, टेस्टिंग में हमने कितना परसेंट दिया, 20% हमने डेटा दिया टेस्टिंग में, और बाकी 80% हमारा यूटिलाइज होगा फॉर द ट्रेनिंग।
रैंडम स्टेट क्या बताती है कि हमारे पास, अच्छा लाजमी नहीं है कि रैंडम स्टेट जो है ना 42 ही रहेगी हमेशा, कोई भी इंटीजर हो सकता है। रैंडम स्टेट बताने का या सेट करने का मकसद ये होता है कि हमारे पास जब भी डेटा दोबारा से रिप्रोड्यूस हो ना, तो हमारे पास सेम ऑर्डर है। यानी कि अगर ये रैंडम स्टेट में ज़ीरो डालता हूँ ना, कुछ भी नहीं डालता, तो अब जैसे जैसे मॉडल को रिप्रोड्यूस करेंगे ना, दोबारा से रिफ्रेश करेंगे, तो एक किस्म का ना बार बार नया डेटा देगा, नई रैंडम स्टेट नया शफल करके डेटा देगा। तो शफलिंग से बचने के लिए ना हम लोगों ने एक उसकी फिक्स कर दी लेंथ कि अच्छा रैंडम स्टेट आपने 42 इंटीजर है, इसको हमने फिक्स कर दिया कि आपने जब भी एक न्यू रिफ्रेश करके डेटा देना है शफल करके, तो आपने वही सेम डेटा देना है जो आप पहले दे चुके हो। आपने रीशफल करके दोबारा नहीं देना डेटा। तो इस चीज़ को हम लोग कैटर करने के लिए या टैकल करने के लिए ना रैंडम स्टेट हम लोग यूज़ करते हैं। और ये सारा उसने वही प्रिंट करके डेटा स्प्लिट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग की थी। तो ट्रेनिंग सैंपल्स हमारे पास टोटल सैंपल्स कितने थे इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग, 569, जिसमें ट्रेनिंग के लिए 455 यूज़ हुए यानी कि 80%, टेस्टिंग के लिए 114, 20% डेटा हमारे पास यूज़ हुए। अच्छा यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब आते हैं हम लोग लीनियर रिग्रेशन के ऊपर। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझते हैं कि लीनियर रिग्रेशन हमारे पास क्या होती है। ये लीनियर रिग्रेशन फाइंड्स द बेस्ट स्ट्रेट लाइन दैट फिट्स थ्रू अ स्कैटर ऑफ डेटा पॉइंट्स। यहाँ पे एक इक्वेशन हमारे पास यूज हो रही होती है, वो है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। हम लोग एक पहले पढ़ चुके होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्लोप, स्लोप एंड इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट ना। तो y हमारे पास क्या बता रहा होता है, आउटपुट, m स्लोप, b इंटरसेप्ट, और x क्या है, इनपुट फीचर्स हमारे पास। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इमेजिन वांट टू प्रिडिक्ट द हाउस प्राइसेस बेस्ड ऑन साइज। हाउस का साइज क्या है, 800 स्क्वायर फीट, उसकी प्राइस कितनी होगी। तो ये सारा जो इतना भी न्यूमेरिकल डेटा है ना, इंटीजर्स वगैरह, क्या कहते हैं, ये हम लोग रिग्रेशन के अंदर विद द हेल्प ऑफ लाइन ड्रॉ करके हम लोग ये देख रहे होते हैं। सरतला, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, आप एक दफ़ा स्लोप और इंटरसेप्ट के बारे में बता दें। अच्छा, स्लोप का ये होता है कि हमारे पास जो हमारा, इसको या तो हम लोग आगे जब ग्राफ की शक्ल में ना देखते हैं आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी तक आप इतना याद रखिए कि बी होता है इंटरसेप्ट, यानी कि एक्स की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो वाई की वैल्यू क्या होगी। और स्लोप हमारे पास बता रहा होता है कि हमारे पास जो डेटा है, पॉइंट्स है, वो कितने स्कैटर्ड है इन द ग्राफ। तो उसके बीच में हम लोग लीनियर रिग्रेशन की एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमारे पास बताती है कि हमारे पास डेटा कितना अ, हमारे पास मॉडल के करीब है, या आउटलायर्स उसके अंदर कितने हैं। आउटलायर्स का मतलब होता है कि हमारे पास डेटा मीन के कितना दूर है। तो ये चीज़ें हम लोग आगे जब ग्राफ देखेंगे ना उसमें क्लियर हो जाएंगी आपको। अच्छा, लीनियर रिग्रेशन वुड फाइंड द लाइन, ये हम लोग इस तरह कर सकते हैं। लीनियर रिग्रेशन आउटपुट्स will be any real number it can predict, 0.3, 0.7, -5.2, etc. अच्छा, यहाँ पे अब हम इस चीज़ों को विजुलाइज करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने सबसे पहले क्या किया है कि एक एंटी डॉट रैंडम डॉट सीड, यानी कि उसने रैंडम हाउस की प्रेडिक्शन का पहला डेटा जनरेट किया है। उसके बाद क्या है कि इसने यहाँ पे ना रेंज सेट कर दी है, लाइक फॉर सब 500 आपको बता रहा है मिनिमम वैल्यू, 3000 मैक्सिमम, और यहाँ पे स्टेप साइज कह लें या आप डिफरेंस कह लें, 16 के सैंपल का साइज आप लें। ये क्लियर है। उसके बाद इसने मतलब किया है कि रैंडम फार्मूला को यूज़ करते हुए या रैंडमनेस को यूज़ करते हुए हाउस की प्राइस निकाल ली, सही है, और उसको रीशेप किया। अच्छा, रीशेप करने का मकसद क्या था कि हमारे पास जो एक रेंज आई थी ना, ये हाउस की प्राइसेस जो आई थी, ये आई थी 1D एरे के अंदर, यानी कि एक लीनियर एरे था हमारे पास। तो उसको हमने 2D एरे में कन्वर्ट करने के लिए रीशेप का फंक्शन यूज़ करते हैं। अच्छा, ये डॉट रीशेप -1 एंड 1 क्या बता रहा है कि -1 कोई भी आप रोज हो सकती है, नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू डेटा सेट। और ये 1 क्या बता रहा है कि आपके पास एनी हाउ जो एक कॉलम लाजमी हो। ये 1 अब आपको बताएगा कि 1 कॉलम, और -1 बताएगा अकॉर्डिंग टू डेटा सेट कितनी हमारे पास रोज हैं। तो ये रोज एंड कॉलम्स के अंदर 2D एरे बन गया।
यहाँ तक समझ आया कि हमने किस तरह 1D एरे को डॉट रीशेप को यूज़ करते हुए 2D एरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया। चाहिए -1 ये बताएगा कि कोई भी रोज़ हो सकती हैं, कितने नंबर ऑफ़ रोज़ अकॉर्डिंग टू डेटा सेट के मुताबिक। और ये 1 बता रहा है कि आपके पास 1 कॉलम एनी हाउ होना चाहिए। उसके बाद हमने उसको ट्रेन किया अपने मॉडल को। डॉट मॉडल डॉट फिट यूज़ होता है ट्रेनिंग के लिए। एक्स हाउसेज और वाई हाउसेज यानी कि फीचर्स और आउटपुट्स के ऊपर हमने इस मॉडल को ट्रेन किया है। वही जनरेट प्रेडिक्शन अलोंग द लाइन लेन स्पेस, मिनिमम मैक्सिमम, 100 का स्टेप साइज, और ये मॉडल को प्रिडिक्ट करेगा और वो सारा आगे चीज़ें प्लॉट कर दी। अच्छा, यहाँ से आगे वो सारा उसने कलर वगैरह, लेंथ, स्टेप साइज और ये जितने भी सारी जो उसके ट्रांसपेरेंसी वगैरह ना वो सेट की है। इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, वही सर तला आप वाली बात कि क्या बता रहा है, यही था ना आपका क्वेश्चन? तो मैं पूछने जा रहा था कि स्लोप और इंटरसेप्ट चीजें होती क्या है, मतलब कि हम क्यों देखना चाह रहे थे। अच्छा, वो हम चीज़ें यहाँ पे देखते हैं कि ये देखें, यहाँ पे ब्लू डॉट्स क्या शो कर रहे हैं कि एक्चुअल हाउस प्राइसेस, और यहाँ पे रिग्रेशन लाइन कितनी आ रही है। अब ये जो यहाँ पे इक्वेशन बनी है ना, y इज इक्वल टू 146x प्लस 556,318, यहाँ पे ये 146 हमारे पास बता रहा है स्लोप, और 56,318 ये बता रहा है हमारे पास इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट बेसिकली होता है कि जब x की वैल्यू ज़ीरो हो तो हमारे पास y में कितना चेंज आ रहा है। सही। मैम सबा, कोई क्वेश्चन है आपका? किसी का माइक? सर यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा ऐड करूं, जैसे अभी सर तलहा ने बताया बिल्कुल स्लोप बिल्कुल। के बारे में, मैं बता दूं। जी जी बिल्कुल। ओके। यहाँ पे ये पहले वो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, यही थी ना, इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। यानी कि x और जी y हमने ये देखना है कि इसके ऊपर स्केयर है तो वो क्वाड्रेटिक बन जाती है, अगर y वैसे 1 है तो मतलब इसकी पावर में, तो फिर हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और यहाँ पे m क्या चीज है? m यहाँ पे है स्लोप है, ठीक है। स्लोप को यानी कि एक हम इंक्लाइंड प्लेन टाइप कह सकते हैं इसको, कि हमारी जो लाइन है वो कितनी तेजी से ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, इस चीज को चेक करना होता है। और दूसरा, जैसे अभी ये सर ने बताया एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, इसका मतलब ये होता है कि जब भी हमें वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो हम एक्स को हमेशा जीरो रखते हैं कि हमें वाई की वैल्यू मिल जाए, और अगर हमने एक्स की लेनी है तो फिर हमें वाई को जीरो रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो है और बी जो है वो एज अ रिप्रेजेंट करेगा कि जहाँ पे वाई इंटरसेप्ट है, वो मतलब वाई एक्सिस जो है वो कट करती है, मतलब उस चीज को कट कर रही है लाइन को। और इसका वैसे फॉर्मूला होता है वाई का, वैसे भी m इज इक्वल टू ये भी होता है कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ पे ये होती है कि दो हमारे पास पेयर में वैल्यू होती है, एक जिसको हम x1 y1 बोलते हैं, ठीक है। एक पेयर को हम इस तरीके से लेके चलते हैं कि पहली वाली वैल्यू x की होती है और दूसरी वाली वैल्यू जो होती है वो y की होती है। इसी तरीके से जो दूसरा पेयर होता है वो x2 माइनस x2 होती है और दूसरी y2। तो इन दोनों वैल्यू में से, यानी दोनों पेयर की वैल्यू में से हमें m की वैल्यू निकालनी होती है, और m का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। आप इसमें कोई भी चीज पुट करेंगे आपको m की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जब आप m की वैल्यू लिखेंगे तो फिर x भी साथ में है और दूसरी साइड से y भी है, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो ये दोनों आपस में ना यहाँ पे पैरेलल है, y भी और x भी। जैसे जैसे y की अगर वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि हमें आंसर मिलेगा, तो x की भी ऑब्वियसली बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीजें जो है यहाँ पे ये चीज शो कर रही है कि हमने ये देखना कि अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन में तो वो हमारी पॉजिटिव स्लोप है, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो फिर हमारी नेगेटिव स्लोप है, और अगर सीधी हॉरिजॉन्टल है तो फिर इसका मतलब है कि हमारी स्लोप जो है वो बिल्कुल जीरो है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है। रियली अप्रिशिएट मैम, थैंक यू सो मच। जी सर तला, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। जी सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई और सवाल? मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं जा इसमें रहा, हमने समझ में आ गई चीज़ें? जी जी। सर इसमें हमने डेटा सेट लोड नहीं किया, इसमें हमने रैंडम वैल्यूज ही दी हैं उसको।
नहीं नहीं, डेटा सेट लोड किया है ना, सबसे पहला स्टेप ही हमने ये किया है आफ्टर इंपोर्टिंग। ये रहा। ये तो हमने ब्रेस्ट कैंसर का किया ना। हाँ, उसने क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली अपलोड कर लिया है, क्योंकि ये सारी नोटबुक मैंने बनवाई है क्लाउड से ना। अच्छा, इसके अंदर ही उसका भी डाटा है किसका? जो हम हाउसेस की प्रिडिक्शन कर रहे हैं नीचे। हाँ, वो एज एग्जाम्पल है। तो उसने समझ लो मिक्स सिनेरियोज दिया, डेटा सेट भी लोड किया हुआ है और कुछ एग्जाम्पल उसके डाली हैं, कुछ हाउसेस की डाली हैं, ताकि उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। क्लियर? नहीं सर, मतलब जो ये हाउसेस की प्रिडिक्शन हो रही है इसका डाटा सेट ऊपर वाले डाटा सेट में ब्रेस्ट कैंसर वाले के अंदर। हाँ जी, सॉर्ट ऑफ। लेकिन हमने ऊपर फीचर्स प्रिंट किए थे, उसमें हाउस साइज हाउस प्राइस तो नहीं प्रिंट हुआ। हाँ, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि अच्छा, ये मैंने जो। इधर मैं ऐड कर दूं, ये यहाँ पे दीजिए। कंफ्यूज ना हो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन पे है। तो ये जो नीचे एग्जांपल है ये लीनियर रिग्रेशन की है, और हाउसिंग वगैरह ये चूंकि कंटिन्यूस रिग्रेशन में हम कंटिन्यूस वैल्यूज को देखते हैं ना, तो ये आप उसके लिए कंफ्यूज ना हो। अगर आपको लीनियर रिग्रेशन वगैरह पढ़नी है तो वो लास्ट क्लास में हुई थी, लीनियर रिग्रेशन। सर यहाँ पे अभी आपने ये बात बोली ना कि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस का यहाँ पे मतलब ये है कि हमारा जो ग्राफ है वो ब्रेक नहीं होता, ठीक है, या तो सीधा ऊपर मतलब कि कंटिन्यूसली जाएगा लीनियर में, या फिर नीचे आएगा, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कंटिन्यूस का यहाँ पे मैथ की जुबान में ना ये है लैंग्वेज में। जी, और मैथ के लिए ना कंफ्यूज ना हो अगर किसी को नहीं आ रही, ये मसला नहीं है। बस आप पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन को सीखें, और अगर मैथ बेसिकली डिटेल्स में होता है तो उसके लिए कंफ्यूज ना हो। अभी के लिए आप इम्प्लीमेंटेशन पे गौर करें, मैथ भी हम सर बताएंगे मैं साथ बेसिकली साथ। कह रहा हूँ जो ग्राफ बना है उसमें जो वैल्यूज नहीं है। हम्म। वो किधर से आई है वो, आप थोड़ा ऊपर जाए, इधर है कोड उसका या नहीं? इससे थोड़ा सा ये देखे, इधर से आई है यहाँ पे। एक मिनट। अच्छा, रैंडमली क्रिएटेड है, सही है, तो ये खुद से numpy से रैंडम का फंक्शन इस्तेमाल हुआ है इसी में। ये आप लाइन नंबर 3 में देखें, np डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल 0 30,060, सही है, और ये mp रैंडम डॉट रैंड int। तो हमने वो जस्ट एग्जांपल खुद से क्रिएट की है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो, मसला नहीं है। कोई टेक्निकल इशू है मॉडल अंडरस्टैंड करने में? अगर वो है तो वो बताइए। डेटा का तो कोई इशू नहीं है, वो तो आप खुद से ले सकते हैं, रैंडम खुद से जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है सर मुझे? सर जी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रैंडम में जो है कोई भी वैल्यू खुद से लेते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये ग्राफ में वैल्यूज हैं उधर से ली गई हैं ये वैल्यू। ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना। अब रियल में अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है वो तो रियल डेटा सेट पे होगा। अभी ये जो ग्राफ में जो वैल्यूज आई है ना, ये हमने खुद से रैंडम जनरेट की है। तो अभी एग्जैक्टली। ये, जी, तो अभी ये हमने कोई डेटा सेट लोड नहीं किया। जो ये डेटा देखिए, सेट है ये वो, देखिए, ये ग्राफ के स्टार्ट में ही 500 है, तो ये यहीं से ली है सर, यहीं से ही उन्होंने ये अपनी वैल्यूज वगैरह वहां पे ये जनरेट की हैं, खुद से नहीं ली हैं। यहीं से मतलब? मतलब ये जो है ग्राफ यहाँ से वैल्यू ली है ना, जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो जो ग्राफ में वैल्यू होती है उसी से ही सोल्व करते हैं उसको। जी जी, ग्राफ की जो वैल्यूज है वो तो इधर से ही हमने देखें, यहाँ पे हमने जनरेट की ना numpy के जरिए से, फिर नीचे हम इसी वैल्यूज को हमने प्लॉट कर दिया। तो प्लॉटिंग तो वो खुद से नहीं आई, वो तो इधर से आई है, ये कोड है जो डेटा का है। ये देखें यहाँ पे डेटा रैंडम। जनरेट हुआ, एक्स हाउसेस वाई हाउसेस, फिर लाइन 3 और 4 में देखें, यहाँ पे एक्स और वाई हमने किया, फिर इस तरह हमने नीचे उसको प्लॉट किया फिग में, FIG AX इक्वल टू प्लॉट डॉट सब प्लॉट्स, यहाँ पे हमने प्लॉट बनाया, फिर नीचे आए हाउस साइजेस हाउस प्राइसेस वगैरह, ये सब कुछ हमने फिर नीचे प्लॉट किया। यहाँ पे देखें ना, हमने रेंज भी सिलेक्ट कर दी कि मिनिमम हो गया 500 से स्टार्ट होना चाहिए, मैक्सिमम 3000 और 60 के स्टेप्स है ऐसे। तो ये इस चीज़ मुझे का लगता है एक्स वाई और इसकी वैल्यू है सर, एक्स पे उन्होंने 500 लिया और वाई पे मेरे ख्याल अकॉर्डिंग टू जो स्टार्ट होता है वो शायद, या उसकी जो एंडिंग वैल्यू है वो 3000 है, एक्स की ही है ये सारी। जी जी, ये एक्स ही होती है ना, क्योंकि ये रिग्रेशन हम जी जी, फाइंड करते हैं। हॉरिजॉन्टली ये एक्स ही है ना, ये देखें 500 से की पहली स्टार्ट और हुआ वो 3000 वाली पे। लास्ट वाली वैल्यू ली है। जी। जी मैम। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। ओके।
अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है, मे भी आपको पता हो कि हम लोग लीनियर रिग्रेशन क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ क्यों नहीं होती। क्योंकि हमारे पास सपोज वी ट्राई टू यूज़ लीनियर रिग्रेशन टू डिटेक्ट स्पैम ईमेल्स। हम लोग स्पैम को कैटेगराइज करते हैं 0 और 1 के अंदर, यानी कि स्पैम है या नहीं है। तो लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास वैल्यूज इस तरह आ सकती हैं कि नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं, जिस तरह -0.3, 0.2, 0.7। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास सर्टेन रेंज नहीं होती कि वैल्यूज कैन गो बिलो 0 एंड वैल्यूज कैन गो अबव। तो हमें वी नीड डिस्क्रीट क्लासेस नॉट कंटिन्यूस वैल्यूज। तो इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, फॉर क्लासिफिकेशन हमें एक सर्टेन रेंज चाहिए होती है 0 और 1 के बीच में, कि हम लोग उसको एक थ्रेशोल्ड सेट करके एक हम रेंज सेलेक्ट कर लें कि आइदर इस थ्रेशोल्ड से अगर बिलो होती है तो वो इस रेंज के अंदर होगी, या ये क्लासिफिकेशन होगी। अगर इस थ्रेशोल्ड के अबव होती है तो एक 1 की कैटेगरी होगी या दूसरी क्लासिफिकेशन होगी। ठीक है। अच्छा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है, सेम वही 0 और 1 की जो सर्टेन रेंज हुई, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया ना, वही लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हो रहा होता है। अच्छा, इटसेल्फ यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन होती है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो रिग्रेशन का एल्गोरिथम होगा। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके नाम में रिग्रेशन आ रहा है, बट ये क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम है ना। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम है, नॉट द रिग्रेशन वन। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि एक सर्टेन रेंज दे देते हैं 0 और 1 के बीच में। लाइक एक होती है ना प्रोबेबिलिटीज कि अगर इस रेंज से कम आए तो इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी होगी, अगर इस सर्टेन रेंज से अबव आए तो इसकी इतनी प्रोबेबिलिटीज होगी, और बीच में हम एक थ्रेशोल्ड सेट कर देते हैं। तो वही सारा काम इसके अंदर होता है कि अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 या 0.5 से ज़्यादा हुई तो ये क्लास 1 होगी। अगर क्या कहते हैं 0.5 से कम हुई तो क्लास 0 होगी। रियल लाइफ एग्जांपल सिनेरियोज बहुत सारे हैं, यू नेम इट। आप इसको रिलेट कर सकती हैं अपनी डेली लाइफ से ना। अच्छा, इसमें क्या होता है कि फॉर सपोज एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास नंबर्स होते हैं। लाइक जिस तरह ना इंटीजर्स होते हैं, मुख्तलिफ नंबर, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है। लेकिन उसको हम सर्टेन रेंज में लाने के लिए ना यानी कि लीनियर रिग्रेशन को लॉजिस्टिक रिग्रेशन में किस तरह हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। टू बी और सिंपल इसको अगर करूँ तो हम लोग नंबर्स को एक किस तरह एक कैटेगरी या एक क्लास के अंदर 0 और 1 की रेंज के अंदर हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए एक फंक्शन हमारे पास यूज़ होता है, वो होता है सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है कि हमारे पास जो लीनियर रिग्रेशन का आउटपुट आया है, फॉर सपोज -2, 1, 3, 4, 4, 5 इस तरह है, इसको अगर आपने क्लासीफाई करना है 0 और 1 की रेंज में, तो उसमें हम लोग जिस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए लॉजिस्टिक रिग्रेशन या क्लासीफाई करेंगे वो कहलाता है सिग्मॉइड फंक्शन। अच्छा, वो किस तरह होता है, उसका एक फार्मूला होता है 1/1 + e⁻⁻⁻x। ई यूलर नंबर होता है जिसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक्स होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट फीचर्स, यानी कि इनपुट फीचर्स जितने भी होंगे उसका कॉम्बिनेशन क्या है, सॉरी। और ये सिग्मा जो नोट कर रहा है वो सिग्माइड को शो करता है, जिस यानी कि आउटपुट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इन द रेंज ऑफ 0 और 1। सही है, यहाँ तक क्लियर है कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं सिग्माइड फंक्शन और कहाँ काम आ रहा होता है। सही है। और वही यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि एक आइदर थ्रेशोल्ड होगा कि अगर 0 है तो 50-50 चांसेस होंगे, अगर 0 से अबव है तो ऑलमोस्ट क्लास या क्लास 1 के करीब होगा, अगर 0 से नीचे तो क्लास 0 के करीब होगा। तो इस सर यहाँ पे और एक क्वेश्चन बन सकता है कि अभी फॉर एग्जांपल बाकी पार्टिसिपेंट के लिए कि हम 0 और 1 ही क्यों ले रहे हैं। देखें, 0 और 1 इसलिए लेते हैं कि फॉर सपोज अगर आपके डेटा सेट के अंदर, या डेटा सेट भी नहीं है, आपके मैट्रिक्स के अंदर एक सर्टेन कुछ वैल्यूज आ रही हैं 10-20 की रेंज के अंदर, और वहीं जाके आपकी रो थर्ड या सेकंड कॉलम के अंदर वैल्यू जाके आ रही है 50,000 या अबव थाउजेंड्स के अंदर आ रही है। तो एक रेंज आ रही थी 10 to 20 के अंदर, और दूसरा एक पर्टिकुलर वैल्यू जाके आ रही है 50,000 या 60,000 की रेंज के अंदर ना। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, एक तो आउटपुट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, अच्छे तरीके से हम लोग मॉडल को इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए ना हम लोग एक रेंज
सिलेक्ट कर देते हैं या डिफाइन कर देते हैं कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज आए एक 0 से 1 की रेंज के अंदर आए, तो उससे हमारे पास ये होगा कि हायरार्की आ जाती है, एक सिस्टमेटिक फ्लो आ जाता है कि अच्छा जितनी भी वैल्यूज होंगी ना 0 और 1 की रेंज के अंदर ही आएंगी। अब वो चाहे 10,000 हमारे पास वैल्यू आई है इनपुट फीचर की या लैक्स के अंदर आई है, नो मैटर व्हाट, उसको हमेशा एक 0 और 1 की रेंज में ही हम लोगों ने इसको तोड़ना है, आसान जबान में अगर कहें ना, ताकि हमारे पास जो इवेलुएट करते हैं या आउटपुट लेने में ना आसानी हो, हमारे पास वैल्यूज करीब करीब आए और हम लोग अच्छे तरीके से अपने इवेल्युएशन के मुताबिक रिजल्ट्स हासिल कर पाए। इस वजह से हम लोग करते हैं। क्लियर है? जी जी क्लियर है सर। यहाँ पे ना मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। यहाँ जी। पे प्रोबेबिलिटी का भी जिक्र हुआ है ना, अगर हम प्रोबेबिलिटी को देखें तो हम्म, उसका जो फंक्शन होता है ना, ठीक है, उसका मतलब वो 0 और 1 के दरमियान ही होता है। ठीक है, 0 मतलब अगर कम से कम वैल्यू भी आती है उसकी, वो 0 आती है। और ये नेगेटिव मीनिंग के में भी ले सकते हैं। और अब 1 है तो एज अ पॉजिटिव, उसकी पॉसिबिलिटीज जो होती है वो एज अ 1 ही होती है। लाइक यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू अगर 0 रहे तो इसकी अगर आउटपुट को देखा जाए तो वो हमारे पास 0.5 टाइप आती है। और अगर x आप पॉजिटिव तो इसका मतलब ये है कि हमें आउटपुट जो है वो 1 मिलेगी। तो सिग्मा का जो बेसिकली फंक्शन भी तो यही होता है कि 0 < f(x)< 1, और इसकी जो है e की वैल्यू भी तो 2.71 वो इसी रेंज के अंदर ही आती है। एग्जैक्टली, मेक सेंस। सही, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग इसको विजुलाइज करके देखते हैं कि इसने क्या कहते हैं वही सर्टेन रेंज एक्स की वैल्यूज को डिनोट किया -10 से लेके 10 तक, और 300 का स्टेप साइज सिग्मा का फॉर्मूला अप्लाई किया जो यहाँ हम लोग देख चुके हैं, ये वाला। और यहाँ पे उसने प्लॉट किया फिगर साइज वगैरह ये चीज़ देके, यहाँ पे वही लाइन विथ कलर वगैरह और थ्रेशोल्ड वगैरह सेट किया कि फॉर सपोज अगर हमारे पास 0.5 थ्रेशोल्ड है, इससे वैल्यू ऊपर जाती है नीचे आती है तो उस हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। और ये एनोटेशन शेडेड रीजन्स वगैरह ये आप लोग पढ़ सकते हैं, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, ग्राफ की तरफ आते हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे कि यहाँ पे हमने एक रेड लाइन जो डिनोट करी है थ्रेशोल्ड को डिनोट करी है कि 0.5 हमने थ्रेशोल्ड डिनोट किया था, सेट किया था। और यहाँ पे ये स्टार्ट होता है हमारे पास सेगमेंट फंक्शन 0 से, और कहाँ तक जा रहा है 1 तक मैक्सिमम, जिस तरह मैम सबा ने बोला है। उसके बाद आइदर इस थ्रेशोल्ड से कम होगी कि क्लास 0 होगी, यानी कि नेगेटिव होगी। अगर इस थ्रेशोल्ड से अबव होगी वैल्यू, यानी कि 0.5 से ज़्यादा होगी, तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगी या क्लास 1 को डिनोट करेगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? और ये उसकी वैल्यूज इसने ड्रॉ करके बताई हैं कि कितनी आ रही हैं। सही है। अच्छा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की ट्रेनिंग के ऊपर चलते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, यहाँ पे उसने क्या किया कि उसने मैक्स आइट्रेशन दी है, मॉडल क्रिएट किया। मैक्स आइट्रेशन कितनी दी हैं कि 10,000 आइट्रेशन दो। रैंडम स्टेट का कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं पहले कि क्यों हम लोग करते हैं। उसके बाद वही ट्रेन किया मॉडल को, डॉट फिट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। अच्छा, अब ये टेस्ट सेट के ऊपर ये प्रिडिक्शन ले रहा है। टेस्ट सेट हमारे पास क्या था, एक्स टेस्ट, उसके ऊपर ये प्रिडिक्ट कर रहा है वैल्यूज़ क्या होंगी। और यहीं पे उसकी प्रोबेबिलिटीज पर भी प्रिडिक्ट कर रहा है कि टेस्ट बेसिकली यहाँ पे टेस्ट सेट के ऊपर प्रोबेबिलिटीज को प्रिडिक्ट कर रहा है कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, आइदर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है या थ्रेशोल्ड से कम है। और वही चीज़ उसने यहाँ पे इवेलुएट करके दे दी है कि हमने 8 सैंपल्स लिए थे यहाँ पे जिस तरह अगर फॉर लूप की सिनेरियो अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे इसने 8 की रेंज दे दी थी। और इसमें वो क्लासेस को, यानी कि बेनिन है या मेलिग्नेंट है, कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, उसको देख रहा है कि उसने क्या प्रिडिक्ट किया है और उसकी प्रोबेबिलिटीज कितनी है। ये 0.87 और 0.12, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि आइदर ये केस जो बेनिन है हमारे पास बेनिन ही है या बेनिन मेलिग्नेंट है, तो उन सब की प्रोबेबिलिटीज इसने यहाँ पे इवेलुएट करके हमें दे दी। यहाँ पे कोई चीज़ मसला, किसी को कोई क्वेश्चन? ओके। अच्छा,
ये सारा कुछ हो गया, मॉडल ट्रेन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने देख लिया। अब आती है मॉडल इवैल्यूएशन की बारी, कि हम लोग मॉडल को इवैल्यूएट किस तरह कर सकते हैं, यानी कि जो रिजल्ट्स हमें चाहिए वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो उसके अंदर मॉडल इवैल्यूएशन के अंदर एक बहुत ही फेमस या वेल नोन मैट्रिक्स आता है जिसे हम लोग कहते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कि आपकी एक्चुअल में वैल्यूज़ कितनी, एक्चुअल में आपके पास वैल्यूज़ क्या थी, पॉजिटिव वैल्यू की नेगेटिव, और आपने जो प्रिडिक्ट किया है उनके बीच में हम लोग कंपैरिजन देख रहे होते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या बताता है, आपका एक्चुअल डेटा, एक्चुअल वैल्यूज और जो उसने प्रेडिक्ट किया है उनके बीच में कंपैरिजन हम लोग देख रहे होते हैं कि रिलेट करके कि ये क्या बता रहा होता है हमें। तो इसकी वजह से क्या कहते हैं हम लोग, मॉडल के डिफरेंट पैरामीटर्स या इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होते हैं वो हम लोग हासिल कर पाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाएं इन कोड। यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक्यूरेसी निकाल रहा है, एक्यूरेसी स्कोर बाय टेस्ट बाय प्रेडिक्टेड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। यहाँ पे एक्यूरेसी निकाली इसने, एक्यूरेसी लॉजिस्टिक रिग्रेशन 4 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज भी आगे डिनोट करेगा। उसमें फिर इसने क्लासिफिकेशन की रिपोर्ट सारी जनरेट की है कि क्लासिफिकेशन में उसके पास क्या होगा, F1 स्कोर, जी स्कोर, जितने भी हमारे पास रिकॉल प्रिसीजन वगैरह इस तरह के मैट्रिक्स होते हैं। उसमें बाद इसने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट किया है और प्लॉट किया है इन द फॉर्म ऑफ हीट मैप। हीट मैप बेसिकली ग्राफ ही शो होता है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यूज़ को अच्छे तरीके से इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स या कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आते हैं आउटपुट की तरफ। एक्यूरेसी इसने कितनी निकाली है, 95.61%। ये सारी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है कि प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर कितना आएगा फॉर द मैलिग्नेंट एंड बेनिन। ये चीज़ें आप लोग स्टडी भी कर सकते हैं कि इनके फार्मूलाज क्या होते हैं, यानी कि प्रिसीजन का जिस तरह होता है कि 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 2 पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, इस तरह कुछ होता है। तो आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं कि ये फार्मूलाज और ये किस तरह से वैल्यू चेंज हो रही होती हैं। अच्छा, ये मैट्रिक्स में क्या बता रहा है कि हमारे पास जो 39 वैल्यूज़ थी वो थी टू नेगेटिव। अच्छा, ये अगर इस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो रही हो ना कि ये कहाँ से आए टू नेगेटिव, कौन सा कॉलम होगा या कौन सी साइड होगी, तो यहाँ से आप लोग ये रूल याद कर सकते हैं, एक्चुअल नेगेटिव, एक्चुअल पॉजिटिव, प्रिडिक्टेड नेगेटिव, प्रिडिक्टेड पॉजिटिव। तो ये आप केस याद कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी काफ़ी चीज़ों को ना एनालाइज करने में। तो वही चीज़ें इसने यहाँ पे इवेल्युएट करके दी हैं कि ट्रू नेगेटिव कितना है, 39, जो कि इस कॉलम में आ गया। हमने ऊपर देखा कि ट्रू नेगेटिव इसी कॉलम में होता है। देन उसके अकॉर्डिंग इतनी सारी वैल्यूज इसने यहाँ पे एज अ फॉर्म ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स डिनोट कर दी यहाँ पे। और उसी कंफ्यूजन मैट्रिक्स के साथ साथ उसने एक फॉर्म ऑफ बार चार्ट या प्लॉट भी करके दे दिया है कि हमारे पास ट्रू नेगेटिव, फॉल पॉजिटिव, इन सब की वैल्यूज़ किस तरह डिफ्रेंशिएट कर रही है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सर जासिम, चैट देख रहे हैं आप? कोई क्वेश्चन होगा चैट में तो। जी सर, मैं फिर बता दूंगा अगर कोई क्वेश्चन। ओके ओके। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं इंसैम्पल लर्निंग के ऊपर। अच्छा, इंसैम्पल लर्निंग में क्या होता है कि हम लोग मल्टीपल मॉडल्स की इवैल्यूएशन को कंबाइन करके एक बेहतर प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं। अगर डेली लाइफ में इसकी, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो हम लोग, ऐसा होता है ना कि हम लोग किसी चीज़ के बारे में अगर कोई ख़रीद रहे होते हैं या परचेज़ कर रहे होते हैं, उसके बारे में हर चीज़ से राय लेते हैं। और राय किससे लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया के दौर में वो हम लोग ले रहे होते हैं, फेसबुक से भी ले रहे होते हैं, गूगल रिव्यूज़ भी पढ़ रहे होते हैं, किसी की वर्ड ऑफ माउथ से भी, यानी कि किसी दोस्त ने अगर वो चीज़ पहले परचेज़ की होगी तो उससे हम लोग रिव्यूज़ ले रहे होते हैं कि अच्छा यार मुझे बताओ ये चीज़ कैसी है, अच्छी है, ड्यूरेबल, कितना लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी, प्राइस के मुताबिक कैसी है, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ना रिव्यूज़ ले रहे होते हैं। तो इन द केस ऑफ मशीन लर्निंग सेम चीज़ ऐसे ही वर्क करती है, यानी कि एक मॉडल ने इस तरह प्रिडिक्ट कर दिया, आउटपुट दे दिया, अच्छा सही है। अब हम लोग दूसरे मॉडल
को यूज़ करके देखते हैं उसके क्या आउटपुट्स आ रहे हैं, तीसरे मॉडल को यूज़ करके देखते हैं। तो इस तरह इन द एंड हम लोग हर मॉडल को कंबाइन करके ना एक बेहतर प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अच्छा इस मॉडल ने ये दिया था, इस मॉडल ने ये दिया, इस मॉडल ने ये दिया। तो इन तीनों की समरी को हम लोग, इन तीनों मॉडल्स की समरी को मिला के ना एक बेहतर तरीके से हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अच्छा आने वाला चीज़ क्या होगी, आने वाली चीज़ हमारे पास आउटपुट या इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो कट इट शॉर्ट, मल्टीपल मॉडल्स के आउटपुट्स है वो, या मल्टीपल मॉडल्स को कंबाइन करके एक सिंगल प्रिडिक्शन जनरेट करवाएं उनसे, वो कहलाती है सैम्पल लर्निंग। सही है? ये उसकी थोड़ी एनालॉजी वगैरह दी है जो आप बेहतर रिलेट कर पाएंगे अपनी डेली लाइफ से। अच्छा, अब इंसैम्पल मेथड्स के ना कुछ टाइप्स होती हैं। इसके अंदर पहली टाइप होती है बैगिंग की, यानी कि मल्टीपल मॉडल्स को आप पैरेलली ट्रेन करते हैं डिफरेंट रैंडम सबसेट्स ऑफ डेटा के ऊपर ना। एक मॉडल के लिए आपने एक सबसेट डेटा लिया, एक डेटा सेट लिया, दूसरे मॉडल के लिए दूसरा लिया, और आप उनको ना पैरेलली ट्रेन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि कंबाइन बाय मेजॉरिटी वोट और एवरेज। इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या कहते हैं, आपने मल्टीपल मॉडल्स को ट्रेन कर दिया, देन उन हर मॉडल का जो आपने आउटपुट था वो एनालाइज किया, और देन उन मॉडल्स, उन आउटपुट्स को कंबाइन करके आपने एक क्या कहते हैं प्रिडिक्शन कर दी। तो उसके एग्जांपल है रैंडम फॉरेस्ट, जो कि आज हम लोग देखेंगे। अच्छा, दूसरा मेथड क्या होता है, बूस्टिंग। ट्रेन मॉडल सीक्वेंशली, ईच न्यू मॉडल फोकसेस ऑन एरर्स फ्रॉम द प्रीवियस। अच्छा, इस बूस्टिंग के अंदर क्या होता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड होता है ना, जिस तरह हिट एंड ट्रायल में क्या हो रहा होता है कि एक फॉर सपोज मॉडल ने एक दफ़ा प्रिडिक्शन कर दी, उसके बाद कुछ एरर्स आ गए उसके अंदर। तो अब नेक्स्ट टाइम जब मॉडल को रन करेंगे ना, तो पहले वाले जो एरर्स आए थे ना, उनसे वो लर्न करेगा, यानी कि प्रीवियस डेटा से लर्न करेगा, अपने प्रेजेंट के अंदर चेंज करेगा, और अपने प्रेजेंट के अंदर चेंज करते हुए उस हिसाब से फिर नेक्स्ट टाइम आपको बेहतर और एफिशिएंट आउटपुट देगा। तो इस तरह का सिनेरियोज, इस तरह का कॉन्सेप्ट ना बूस्टिंग के अंदर यूज हो रहा होता है कि आप अपने प्रीवियस मॉडल से लर्न करें और उसके मुताबिक नेक्स्ट टाइम बेहतर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से आउटपुट जनरेट करें। तो वो बूस्टिंग की कैटेगरी होती है। स्टैकिंग क्या होता है, ट्रेन मल्टीपल डिफरेंट मॉडल, ट्रेन अ मेटा मॉडल टू कंबाइन देयर प्रेडिक्शन, मोस्ट कॉम्प्लेक्स बट ऑफन मोस्ट पावरफुल। अच्छा, स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक के ऊपर एक मॉडल, आप लोग मल्टीपल डिफरेंट मॉडल्स को ट्रेन कर किया आपने, उन सब को ट्रेन करने के बाद आपने ना एक मॉडल बना दिया जिसके अंदर उन सब के क्या कहते हैं, जो उन सब डिफरेंट मॉडल्स के ना आउटपुट या रिजल्ट्स को आपने ट्रेन कर दिया एक मेटा मॉडल के अंदर। सबसे पहले क्या था, डिफरेंट मॉडल्स थे, उन सब के आउटपुट को आपने ट्रेन कर दिया एक मेटा मॉडल के अंदर, और उस मेटा मॉडल से हम लोग प्रिडिक्शन वगैरह पे ले रहे होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है स्टैकिंग का। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो करेंगे रैंडम फॉरेस्ट बैगिंग वाला। अच्छा, रैंडम फॉरेस्ट बेसिकली क्या होता है, डिसीजन ट्री का कॉन्सेप्ट जिस तरह हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा, उसमें क्या होता है कि मल्टीपल डिसीजन ट्रीज होते हैं, उनके मल्टीपल डिसीजंस होते हैं, आइदर ज़ीरो है या वन है, उन सबको कंबाइन करके ईच ट्री इज ट्रेन्ड ऑन अ रैंडम सबसेट ऑफ डेटा एंड फीचर्स, और उसके मुताबिक हम लोग फाइनल प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ वोट्स कितने हैं, मेजॉरिटी क्लासिफिकेशन किस डिसीजन ट्री की बेहतर आई है। फॉर सपोज डिसीजन ट्री वन की बेहतर आई है क्लासिफिकेशन, टू की आई है, थ्री की आई है। तो इस तरह हम लोग कंबाइन करते हुए जब मेजॉरिटी होगा ना, उसको हम लोग फिर प्रेडिक्ट करेंगे। रैंडम फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है बेसिकली। इससे क्या होता है कि रिड्यूस ओवरफिटिंग कंपेयर टू अ सिंगल डिसीजन ट्री, वेरी पावरफुल एंड वाइडली यूज इन द इंडस्ट्री। यहाँ तक क्लियर? कोई सवाल किसी को? तो ये ओवरफिटिंग जरा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, ओवरफिटिंग का मकसद ये होता है कि आपने अपने मॉडल को इतना डेटा दे दिया कि वो ओवरफिट हो गया। ओवरफिट से मुराद उसने ज़्यादा लर्न कर लिया। एक कॉन्सेप्ट होता है ओवरफिटिंग का, दूसरा होता है अंडर फिटिंग का। यानी कि आपने अंडर फिटिंग में ये होता है कि आपके पास इतना कम डेटा है कि मॉडल सही तरह से लर्न नहीं कर पाया। उसको आप चाहे अनसीन डेटा भी देंगे ना कल को, तो उतने बेहतर तरीके से आउटपुट दे नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसके पास जो ट्रेनिंग या टेस्टिंग के लिए जो डेटा सेट हमने प्रोवाइड किया था वो बहुत ही कम था। फॉर सपोज हम लोग एक डेटा एक्सेल की फाइल दे रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ 3 कॉलम्स हैं, और वो भी मैक्सिमम
10 रोज हैं, 10 रोज 3 कॉलम्स। तो इस डेटा सेट के ऊपर आप मुझे बताएं कि कितने बेहतर तरीके से वो हमारा मॉडल ट्रेंड होगा एज कम्पेयर टू जिसके अंदर थाउजेंड ऑफ रोज एंड थाउजेंड ऑफ कॉलम है। अंडर फिटिंग का कॉन्सेप्ट ये है। ओवर फिटिंग ये है कि आपने अपने मॉडल को इतना ज़्यादा डेटा दे दिया, इतना ज़्यादा डेटा दे दिया कि उसने ज़्यादा ही लर्न कर लिया। यानी कि एक होता है ना, रिपीटिशन आ रही होती है बार बार, अगर आप एक ही चैट को बार बार दोबारा रिपीट करें ना तो वो आपको रिपीट कर रहा होता है, वही चीज़ बार बार दे रहा होता है। अंडर फिटिंग का ये, ओवर फिटिंग का ये कॉन्सेप्ट है। अंडर फिटिंग में क्या होता है, हमारे पास डेटा बहुत ही कम होता है। ओवर फिटिंग में क्या होता है कि हमारे पास डेटा बहुत ही ज़्यादा हमने ट्रेन या टेस्ट के लिए उसको दिया होता है, जिसकी वजह से वो अ, इस तरह की हमारे पास वैल्यूशन दे रहा होता है। तो फिर क्लियर? क्या डाटा कम कर देते हैं ओवर फिटिंग को कम करने के लिए? और कम नहीं करते, उसके लिए फिर हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के जो मॉडल्स हैं ना वो यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक जिस तरह रैंडम फॉरेस्ट के अंदर या दूसरे मॉडल्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब मुख्तलिफ टेक्निक्स हो सकती हैं इसके अंदर, हम लोग ओवर फिटिंग को ना टैकल कर सकते हैं। सही है। अच्छा यहाँ सर, हमने कहा था कि हम इसके अंदर ना पैरेलल में मॉडल्स डिफरेंट ट्रेन करेंगे, तो ये डिसीजन ट्री तो सिर्फ एक ही मॉडल है, हम्म, तो पैरेलल में डिफरेंट मॉडल्स कैसे ट्रेन हो रहे हैं? ये देख रहा हूँ, बैगिंग कॉन्सेप्ट ट्राइड मल्टीपल मॉडल्स इन पैरेलल और डिफरेंट रैंडम सबसेट ऑफ डेटा। पैरेलल मॉडल्स का मतलब ये नहीं है कि आपने हर दफ़ा एक ही मॉडल लेना है, आपने उसके डेटा सेट भी चेंज कर दिया ना तो वो भी एज अ पैरेलल ही कंसीडर होगा। यानी डाटा को आपने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर उसको ट्रेन किया। एग्जैक्टली exactly. पैरेलल का ये कॉन्सेप्ट है, दोनों हो सकते हैं। और उसके अंदर रैंडम फॉरेस्ट आता है जो मोस्ट वाइडली यूज होता है, उसके अंदर डिसीजन ट्रीज होते हैं या बाकी चीज़ें होती हैं। और हम्म, किसी और का कोई सवाल? वैसे ऑलमोस्ट टाइम तो ख़त्म हो गया मीटिंग का, तो क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। जी सर, टाइम भी खत्म हो गया। और सर के लिए हाँ। मैं बता दूं, ये अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग जो है, इसको टैकल करने के बहुत से तरीके हैं। इसको फीचर्स को कम या ज़्यादा करने के भी तरीके होते हैं, या डेटा में बायसनेस को कम करने के वो भी तरीके हैं, या नॉर्मलाइजेशन के टेक्निक्स। मतलब बहुत से तरीके हैं अंडर फिटिंग या ओवर फिटिंग को कम करने के लिए। और ये डेटा सेट पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, डेटा सेट की क्वांटिटी भी मैटर करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्वांटिटी मैटर नहीं भी करती है। और डेटा क्या, एक स्टाइल होता है डेटा का। मतलब डेटा में क्या चीज़ है क्या नहीं है, लाइक बहुत सी चीज़ें मैटर करती है। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन इसका नहीं है कि अंडर फिटिंग और फिटिंग क्या है और इसकी टेक्निक क्या है या इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये डिपेंडेंट ऑन डेटा है। अगर एग्जैक्टली किसी exactly. का कोई और क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं, नहीं तो फिर एंड करते हैं, हमारा टाइम ओवर हो चुका है। चले, आई गेस दैट्स इनफ फॉर टुडे। सर एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। सर आप होस्ट हैं तो रिकॉर्डिंग भी ऑफ करते हैं।